तो नाट्य विधा में इतनी महत्वपूर्ण कथा अनकही रह गई थी। 1992 में संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में 16 रंगकर्मियों को इसलिए फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने वहां एक नाटक प्रस्तुत किया था और रंगकर्मियों को वहां फांसी की सजा नहीं हुई। एक आत्मसंतोष है। और यह अभी मैं मौजूद हूं प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर जी के पास। चंपारण के लिए यह गौरव की बात है कि प्रसाद रत्नेश्वर जैसा साहित्यकार, विचारक और शोधकर्ता, जिसने कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लेखनी से, अपने शोध पत्रों के माध्यम से हम समस्त चंपारण वासियों का गर्व से सीना चौड़ा किया है और मस्तक ऊंचा किया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रसाद रत्नेश्वर जी। धन्यवाद। अभी तत्कालिक रूप से जो जानकारी हमें मिल रही है, विगत कुछ महीनों पहले EZCC के सदस्य के रूप में आपने भारत सरकार के लिए कार्य करना आरंभ किया है। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि यह किस तरह की संस्था है और उसमें आपकी भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने पूरे देश को 7 सांस्कृतिक परिक्षेत्रों में बांटकर और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करना शुरू किया। हमारा बिहार 2 सांस्कृतिक परिक्षेत्रों के अंतर्गत आता है। एक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और दूसरा पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता। ये दोनों ही संस्थाएं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संस्था हैं। जी। अब पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता ने मुझे अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया है। मैं उसका सदस्य हूं और 9 राज्यों में कला संस्कृति के विकास के लिए काम करता हूं। उन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के राज्य अधिक हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा बिहार, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य उसमें शामिल हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपकी 4 किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक किताब का नाम है बेचारगी, दूसरे का नाम है थारू, तीसरी जो पुस्तक है नीलही कोठी और चौथा लड़कियों के कपड़े। ये 4 किताबें एक साथ आपकी प्रकाशित हुई हैं। यह तो सचमुच आश्चर्यजनक और एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति हम सभी को कराता है कि जहां लोग एक किताब लिखने में अपने पूरा जीवन बिता देते हैं, आपने एक साथ 4 पुस्तकों का विमोचन आपके हुआ। तो यह यात्रा कैसी रही? वस्तुतः मैं 12 वर्ष की उम्र से यानी 1972 से लिखता हूं। मेरी शुरुआत कहानी लेखन से हुई। बाद में मैं कविताओं की ओर मुड़ गया, या ये कहें कि मैं साथ साथ कविता लेखन करता रहा। आगे चलकर नाटक को मैंने अपना लिया या नाटक ने मुझे चुन लिया। नाटक मेरा बहुत प्रिय हो गया और नाटक के क्षेत्र में, रंग कर्म के क्षेत्र में मैंने काम करना, अन्य विधाएं पिछड़ गई। लगभग सभी विधाओं में मैंने काम किया है, लेकिन अपने आप को मैं नाटक का आदमी मानता हूं और सच पूछिए तो नाट्य का आदमी मानता हूं। नाट्य में ये सारी विधाएं आ जाती हैं, उपविधाएं आ जाती हैं, उनका समावेश है। अभी जो 4 किताबें आई हैं उनमें एक बेचिरागी है। बेचिरागी हिंदी कविताओं का संग्रह है। दूसरी किताब है लड़कियों के कपड़े, वह हिंदी गजल संग्रह है। तीसरी किताब है नीलही कोठी, जो 5 मंचीय नाटकों का संग्रह है। उसमें नीलही कोठी नाम का भी एक नाटक है। यह मैं बताना चाहूंगा कि मंचीय नाटक किसी रंग कर्म के लिए, रंगकर्मियों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। वो रेडी टू प्ले होता है। उस जो आदमी
वह वही लिख सकता है उस तरह के नाटक जी। जो एक स्वयं एक अभिनेता हो, एक निर्देशक है या रहा हो, और नाटककार तो हो ही। तो रंगकर्मियों के बीच ये समस्या आती है, उनके पास आलेख की कमी होती है। तो हमने अपने 41 वर्षों के रंगमंच के जीवन में मैंने यह महसूस किया कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। और मैं यह बताना चाहूंगा कि इन 5 नाटकों में, जो भी नाटक हैं, ये 5 नाटक, जिनमें एक नीलही कोठी है, दूसरा आदमखोर फैसला है, तीसरा पटना टाइम्स है, चौथा नाटक एक महाजाल है, और 5वां नाटक एक और नाटक है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें ये 5 जो नाटक हैं, एक मिनट, हाँ, ये बताया मैंने, नीलही कोठी, आदमखोर फैसला, पटना टाइम्स, राजनीति का स्वांग, और 5वां है महाजाल। इसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी नाटक जो हैं वो उच्च कोटि के जो कलाकार हैं। मेरा आशय यह है कि जो प्रसिद्ध, जो बौद्धिक रूप से जो समृद्ध जो कलाकार हैं, उन लोगों के लिए यह ज्यादा उपयोगी है। जैसे नीलही कोठी नाटक है, तो नीलही कोठी नाटक जो है वो चंपारण सत्याग्रह के पूर्व की जो स्थिति थी, जैसे चंपारण में अंग्रेज आए, उन्होंने नील की खेती शुरू की, यहाँ के किसानों का शोषण किया। वे पहले 5 कट्ठा फिर 3 कट्ठा नील बोने पर मजबूर किया, लोगों को बाध्य किया, उनका शोषण हुआ, किसानों ने आंदोलन किया। गांधी उस पृष्ठभूमि में पंडित राजकुमार शुक्ल जी गए उनको लाने, गांधी जी आए, गांधी जी ने आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई, एक आंदोलन शुरू हुआ जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस नाटक की विशेषता यह है कि इस नाटक में चंपारण सत्याग्रह के पहले की स्थितियों को और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिलने की बाद की जो मुक्ति कथा है, उसको इसकी कथा वस्तु में शामिल किया गया है। एक प्रकार से मैंने जब अपने साहित्यिक जीवन मैंने जब शुरू किया तो मैंने देखा कि साहित्य की अलग अलग विधाओं में इस पर काम हुआ है। जैसे इतिहास में चंपारण सत्याग्रह है, किसान आंदोलन है, नील की खेती है, राजनीति विज्ञान में है, और हिंदी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, हिंदी भोजपुरी के क्षेत्र में परम श्रद्धेय आदरणीय अश्वनी कुमार आंसू जी का नीलही कोठी के नाम से ही एक खंड काव्य है जो बहुत सजीव वर्णन करता है। तो वह कविता की पुस्तक है, काव्य की पुस्तक है, और उसके लिए वे अमर हैं, वे जाने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य विधाओं में, साहित्य की अन्य विधाओं में, कथाओं में जगह जगह चंपारण सत्याग्रह की चर्चा, गांधी जी की चर्चा, आंदोलन की चर्चा मिलती रहती है। लेकिन नाट्य विधा में यह कथा अनकही रह गई थी। तो नाट्य विधा में इतनी महत्वपूर्ण कथा अनकही रह गई थी, इसलिए इसमें नीलही कोठी नाम से यह नाट्य संग्रह आपके बीच में आया है। और इसी तरह संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो दूसरा नाटक है वह है आपको आदमखोर फैसला। 1992 में संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में 16 रंगकर्मियों को इसलिए फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने वहां एक नाटक प्रस्तुत किया था। तो मैंने जिन दृश्यों को लेकर उन लोगों को फांसी की सजा हुई थी, अपने नाटक आदमखोर फैसला में उस दृश्य को अपनी स्थापना में रखा, और मैंने यहीं से वकालत की कि वे क्या कहना चाहते थे रंगकर्मी। और उनके नाटक का नाम था चींटियां जो लाश खाती हैं, और मैंने उसकी व्याख्या की। और प्रसन्नता की बात है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंची
नेमीचंद जैन जी नटरंग का संपादन करते थे। कतार पत्रिका रांची से निकलती थी। इन लोगों के माध्यम से हमारी आवाज वहां पहुंची और रंगकर्मियों को वहां फांसी की सजा नहीं हुई। एक आत्मसंतोष है और यह कथा आदमखोर फैसला नाटक के रूप में आपके सामने वो कथा आई। और अगला जो नाटक है वो पटना टाइम्स से है। पत्रकारिता में भ्रष्टाचार पर आप बहुत कम नाटक देखेंगे। मेरी जानकारी में पत्रकारिता में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या ईमानदार पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उस पर कोई कलम नहीं चलाता। मैंने तो नाटक लिखा है, उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है और पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में पटना में भी कालिदास रंगालय में उसका मंचन हुआ है। और आगे मैं बताऊं आपको राजनीति का स्वांग, जब वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय चंद्रशेखर जी थे, कामरेड सुरजीत थे और राजीव गांधी थे। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उस पर एक सटायर है और एक व्यंग्य है। और अंतिम जो महाजाल है, जो देश में व्याप्त समस्याएं हैं, उसे निजात पाने के लिए जब कोई आंदोलन खड़ा होता है, किस तरह से उसको जाति और धर्म के बीच में बांट करके समाप्त कर देते हैं लोग। सत्ता के जो दलाल और ठेकेदार हैं उन पर चोट और व्यंग्य करता हुआ यह नाटक है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।